नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस बार हम कृषि विश्वविद्यालय से आपके लिए खास जानकारी लाए हैं। वहीं सेब सीजन के हाल पर भी यहां चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में टूटी कूहलों को लेकर कृषि मंत्री से भी बात करने जा रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल के कई किसान अपनी मेहनत के दम पर देश और दुनिया में छाए हुए हैं। कड़ी मेहनत के दम पर 2 और फार्मर्स ने नया मुकाम हासिल किया है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी ने इस वर्ष फरवरी के शुरू में नए नवाचारों के लिए जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार के लिए बिलासपुर के गांव पनियाला निवासी हरिमन शर्मा के नाम की अनुशंसा की थी। अनुशंसा के बाद श्री शर्मा को 1 लाख रुपए का पुरस्कार बिहार के किसान के साथ साझा प्राप्त हुआ है। कुलपति की एक अन्य सिफारिश के बाद मंडी के ग्राम पलौटा के किसान संजय कुमार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें ये 1 लाख रुपए का पुरस्कार गुजरात के किसान के साथ साझा प्राप्त हुआ। कृषि विश्वविद्यालय ने दोनों कृषि दूतों को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। दोनों किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के कृषि राजदूत के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी वर्ष जनवरी में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती कृषक दीर्घा के उद्घाटन के अवसर पर इन किसानों की तस्वीरें दीर्घा में स्थापित की गई थी। अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने पालमपुर पहुंचे दोनों किसानों और कुलपति से बात की। में आज हम एकत्रित हुए हैं। हमारे 2 किसान जो कृषि विश्वविद्यालय के कृषि दूत भी हैं, हमारे एग्रीकल्चरल एम्बेसडर भी हैं, श्री हरिमन शर्मा जी और श्री संजय जी बिलासपुर और जिला मंडी से। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपने अपने क्षेत्रों में दिया है। हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है और इसके साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर, कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लाहौल स्पीति, इनको भी सम्मान मिला है। तो आज एक सम्मान समारोह में हम यहाँ सब एकत्रित हुए अपने इन कृषि दूतों को, इन किसानों को सम्मानित करने के लिए और कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और साइंटिस्ट को उनका प्रोत्साहन के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। ये एक इंस्पिरेशन भी है हमारे दूसरे साइंसदानों के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए भी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से नवाजा है। हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश भी प्रगति की राह पर है। इसी तरह से दूसरे किसान भी आगे आएंगे, उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और कई ऐसे और क्षितिज जो है हिमाचल प्रदेश में भी खुलेंगे। धन्यवाद। मैं एक किसान हूँ और मुझे जो ये पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए मिला हुआ है। इसमें जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं पालमपुर विश्वविद्यालय के, इनका इनमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने समय समय पर और इन कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर की जो हमारी टीम है उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ये जो इनाम जो प्राप्त हुआ है, तो इसका श्रेय इनकी पूरी टीम को भी जाता है। जो हमारा जो फार्मिंग का जो मॉडल है वो एकीकृत फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें हमने विशेषकर हमारा जो ध्यान रहता है वो सब्जियों के ऊपर रहता है, जिसमें हमारे 4 पॉली हाउस लगे हुए हैं 500 स्क्वायर मीटर के। उसमें हम बेमौसमी सब्जियां तैयार करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो क्योंकि हम बेमौसमी तैयार करते हैं तो अच्छे रेट मिलते हैं और अच्छा मुनाफा भी होता है। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बाकी आपकी तरह जो किसान हैं? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि भाई किसान किंतु परंतु या बहानेबाजी करते हैं वो तो कामयाबी की तरफ जाने से रहे, परंतु जो किसान अपने दम पर मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं उनको कामयाबी से कोई दूर नहीं कर सकता। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि बहानेबाजी छोड़ के सीधे काम पर आए। वर्ष 2006-07 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब गर्म क्षेत्रों में लू के पेड़ों में पैदा हो सकता है। मैंने HRM 99 किस्म तैयार की जो अब तक भारत के 29 राज्यों में प्लांटिंग हो चुकी है और 26 राज्यों में फल भी दे रही है। इसके अलावा जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश व जाम्बिया में भी यह किस्म फल दे रही है। इसके लिए मुझे अब तक 16 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड और 5 अन्य अवार्ड मिले हैं।
और ये जो जगजीवन राम कृषि अभिनव अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर व पालमपुर चौधरी श्रवण कुमार पालमपुर यूनिवर्सिटी का विशेष योगदान रहा है और मुझे हर समय इनका सहयोग मिलता रहता है। बाकी किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आगे? किसान खेती को छोड़ रहे हैं, खेती की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। मेरे सभी किसानों से सादर प्रार्थना है कि वह खेती की तरफ आए और इसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अब नौकरियों का समय चला गया, कंप्यूटराइज्ड युग है, इसलिए खेती की तरफ आ गया है। सेब सीजन के बीच फल उत्पादक संघ ने बागवानों के हित में कई चीजें सरकार के सामने रखी हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हिमाचल में सेब सीजन चल रहा है। इसके तहत अपनी माटी टीम ने रोहडू इलाके का दौरा किया। हमारे सहयोगी ब्रजेश फिस्टा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बागवानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। इसी बीच उन्होंने सेब, सब्जी, फूल एवं फल उत्पादक संघ प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान से बात की। चौहान ने बागवानों को लेकर कई मसले उठाए। आइए सुनते हैं कौन सा बड़ा मसला उठा रहे हैं हरीश चौहान। देश के बॉर्डर पर जो है इस वक्त कई राज्यों के किसान जो है वो एमएसपी के लिए वहां पर अपना धरना दे रहे हैं पिछले 8 महीनों से लगातार। और आजकल जो है हम हिमाचल प्रदेश का बागवान भी जो है हम लोग MIS के तहत जो डिफरेंस है खासकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब में, वो उसको आपके सामने लाना चाहते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में MIS 83-84 में जब शुरू किया गया था, जब स्कैब रोग एक एग्रीकल्चर पेंडेमिक माना गया था, उसने सेब की बागवानी को तहस नहस किया था। उस वक्त ये शुरू हुआ था 2-2.5 रुपए से वो शुरू होकर आज इतनी सालों के बाद जो है अभी 9.5 रुपए तक पहुंचा है। जबकि जब धारा 370 2019 में कश्मीर में हटाएगी तो भारत सरकार ने जो है वहां पर सेब बागवानों को बचाने के लिए MIS के तहत ही A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये तीनों ग्रेड का सेब जो है वो खरीदने का निर्णय लिया। उसमें जो है पहले A ग्रेड जो है 54 रुपीज 54 रुपए खरीदा जाता था, B ग्रेड जो है 34 रुपए, C ग्रेड जो है 19 रुपए खरीदा जाता 15.5 से 19 रुपए खरीदा जाता था। लेकिन उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो है अब 60 रुपए और A ग्रेड, B ग्रेड जो है वो 44 रुपए, C ग्रेड जो है वो 24 रुपए हो चुका है, जबकि वो भी MIS के तहत ही लिया जाता है। तो हम हिमाचल प्रदेश के बागवानों का ये कहना है कि अगर एक देश एक कानून, एक देश एक मंडी, अगर इस तरह का देश में व्यवस्था है तो क्यों नहीं हम लोगों को भी जो है MIS के तहत इसी तरह के रेट दिए जाए। हमारा A ग्रेड, B ग्रेड भी खरीदा जाए और जो C ग्रेड का हमें जो रेट दिया जाता है 9.5 रुपए, उसको जो है इस बार उसमें भी 1 रुपए का इजाफा सरकार ने इस बार किया है। अदरवाइज तो पहले तो उसमें कभी 25 पैसे कभी 50 पैसे बढ़ा दिए जाते थे, जिसको कि रिजर्व बैंक ने भी बंद कर दिया 54 तो हम चाहते हैं कि भाई हमें भी क्यों ना वो C ग्रेड का 24 रुपया दिया जाए, A और B ग्रेड का जो 60 और 54 रुपए है वो दिया जाए। देखिए, अब कश्मीर में जो वहां के बागवान है उसे और बढ़ाने की कोशिश करे, उससे 70 रुपए की मांग कर रहे हैं कि इसे A ग्रेड को 70 रुपए किया जाए, B ग्रेड को 60 रुपए किया जाए और C ग्रेड को जो है 30 रुपए से 35 रुपए किया जाए। तो वहां पर जो ये सेब की खरीदी होती है उसकी जो सीमा है वो 12 लाख मीट्रिक टन की सीमा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में तो 6 लाख से 10 लाख की सारा ही उत्पाद होता है। और इसके साथ उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हमारा 7 का लगता राज्य है, पहाड़ी राज्य है, वहां पर भी सेब की खेती होती है। उनके लिए भी जो है ये जो है स्कीम लागू होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो नेफेड के तहत वहां लिया जाता है सेब कश्मीर में, उसे हिमाचल में भी लिया जाए। यहां पर तो एजेंसीज भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, HPMC है, उनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके स्टोर्स अपने हैं, उनके पास जो है बहुत सारा पूरे देश में जितनी मेट्रोपोलिटन सिटीज है वहां पर व्यवस्था है। हिमफेड है, कैलाश फेडरेशन है और एग्रो प्रोसेस है। इस तरह के हमारे जो ये हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पर सरकारी उपक्रम है उसके माध्यम से खरीदा जा सकता है और हम किसानों बागवानों को जो है बहुत बड़ी राहत दी जा सकती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भी हमें भी जो है कश्मीर के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों बागवानों का सेब जो है नेफेड के तहत HPMC, हिमफेड
और अन्य जो हमारे उपक्रम है उसके तहत किया जाए, ताकि हम बागवान जो है वो कम से कम निश्चित मूल्य तो अपना जो है वो पा सके सेब की बागवानी में। और जैसे इस बार सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है कि क्रेट्स में सेब खरीदा जाएगा। क्रेट में सेब लेना एक हमारे लिए एक नई दिशा होगी और हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है हमारी जो आर्थिकी है उसको बढ़ाने में। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है। मान लीजिए कि मेरा सेब अगर मैं मंडी में ले जाता हूं, वहां नहीं बिकता क्रेट में, तो उसके बाद मेरे लिए क्या व्यवस्था होगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि सरकार जो है एक तो जहां जहां मंडियां बनी है वहां वहां पर सीए स्टोर्स बनाए, जैसे कि प्राला मंडी में भी बनने जा रहा है मार्केट बोर्ड की तरफ से, और उसी तरह मेहंदली मंडी है, चाहे परमाणु की मंडी है, चाहे सोलन की मंडी है, जितनी भी ये मंडियां है, चाहे किन्नौर की मंडियां है, हर जगह जो है कुल्लू की मंडियां है, जो और पूरे प्रदेश की मंडियां है, वहां पर सीए स्टोर्स बनाए जाए। और इसके अलावा जो है एक ये व्यवस्था शुरू की जाए जो हम कह रहे हैं कि कश्मीर के तर्ज पर नेफेड पूरे भारतवर्ष नॉर्थ का जो सेब है, या वह भी तो 3 राज्यों में ही इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ जो पिछला इतवार था उसमें मन की बात में आदरणीय मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा की है कि वहां पर अभी सेब जो है उग रहा है। हमें भी ये जानकारी है, पहले से ही कुछ कोशिश की जा रही है वहां पर। हम चाहते हैं कि जो भी पहाड़ी राज्य है, 11 पहाड़ी राज्य है, इनकी उपज के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए, एक समान व्यवस्था की जाए। हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के लिए एक सी व्यवस्था हो, ये मेरा मानना है। यही मेरा भारत सरकार से आग्रह है। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं फूलों की। फूल किसे अच्छे नहीं लगते। हर आंगन में कहीं ना कहीं फूल लगा होता है, लेकिन कई लोगों के पास इतनी भी जगह नहीं होती। तो ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना जगह के भी अब फूल लगा सकते हैं। कैसे मुमकिन होगा ये, देखिए इस रिपोर्ट में। ऊना जिला के गांव नंगल सलांगड़ी के कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान यूसुफ खान लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। वे पिछले लंबे समय से हाइड्रोपोनिक यानी पानी में खेती की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक के जरिए अब उन्होंने फूलों की पैदावार की है। इससे पहले वे इस विधि से खीरा, लेट्यूस, टमाटर, पुदीना, फूल गोभी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी उगा चुके हैं। खैर, अब इस तकनीक से वे लोग भी फूल उगा सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। वे लोग घर के अंदर फूल उगा सकते हैं। दरअसल हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्रयोग होने वाले पानी में सभी जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और एक पंप के माध्यम से वो पानी पाइपों में घूमता रहता है। न्यूट्रिएंट मिला ये पानी रूट्स के माध्यम से पौधे को मिलता रहता है। एक विशेष तरीके से पौधे को हवा भी दी जाती है। इस विधि से खेती करने से किसानों को इसकी खुदाई रुपाई करने से भी निजात मिलती है। यूसुफ खान ने कहा कि इस विधि द्वारा लोगों को मिट्टी और खाद से छुटकारा मिलेगा। शुरुआती ट्रायल में उन्होंने गेंदा और विंका किस्मों को लगाया है, जिनकी भूमि के मुकाबले अच्छी पैदावार हुई है। ये जो मेरा प्रयास है ये नॉर्मली ये उन लोगों के लिए है जो घरों में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट्स में, अपने प्रांगण में फूल लगाना चाहें। ये उनके लिए एक तो उनका गमले का खर्चा बचेगा और दूसरा मिट्टी का खर्चा, खाद का खर्चा बचेगा। इसमें क्या रहेगा, सिंपल सा एक पाइप लगा के दीवार के ऊपर लटका दो उसे या माउंट कर दो किसी भी तरीके से। अगर नहीं ऐसे करना तो एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें आप लगा लीजिए। एक टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ना तो हाथ गंदे होंगे ना कुछ होगा। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसमें डाल दीजिए, बड़े नॉमिनल से खर्चे में ये काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जी, माली रखो इसमें बीज घास निकालने के लिए, घास नहीं आएगा, खरपतवार नहीं आएगा, निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, गमले का रख रखाव नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आदमी का खर्चा बचेगा, एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो बचेगी। आमतौर पे क्या होता है कि जनरली लोग कहते हैं जी गमले में पानी दिया नहीं दिया गमला सूख जाएगा। इस तरह से जो मन में रहता है कि आज पानी नहीं मिला, गर्मी बहुत है, तो ये पानी के बीच में जड़ें आपने देखी, इसमें कितनी बहुत ही अच्छी तरह से जड़ों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जाल बनाया हुआ है। उसके बाद ऐसे ही मेरे मन में थोड़ा सा विचार आया, क्यों ना इसको जो फ्लोरिकल्चर है, फूल है, क्यों ना हाइड्रोपोनिक्स में किए जाएं, ताकि इसका जो है आप जनरली क्या दिमाग में ये चल रहा था मेरे कि आमतौर पे मेरे पास काफ़ी लोग आते थे, कभी वो मिट्टी मांगते थे, कभी वो खाद मांगते थे कि उनके पास पॉट प्लांट्स हैं फ्लोरिकल्चर के लिए, फूलों के लिए, तो मिट्टी और खाद की उनको दिक्कत आती थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा अगर ये पानी में ही उगाया जाए
तो इस तरह की जो लोग जो समस्या फेस करते हैं उससे निजात मिल जाएगी। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया। पहले किया था गेंदे से, मैरीगोल्ड से, फिर इसके बाद विंका। ये 2 कलर्स में आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर का है, पिंक से कलर का, और दूसरा है वाइट कलर का। ये दोनों एक साथ मैंने इनको लगाया इसमें, और मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये सफल रहे फूल देने में। वहीं बागवानी विभाग के उप निदेशक अशोक धीमान का कहना है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो है इसमें फूलों का भी कर सकते हैं और सब्जियों का भी, और मेरा ये मानना है कि ये टेक्निक वहीं पे ही की जाए जहाँ पे आपको कोई अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है। अगर स्पेशली जो छतों के ऊपर खेती करते हैं, जिसको टेरेस फार्मिंग भी बोल सकते हैं हम, वो आजकल शहरों में या जो हमारे जो टाउन्स हैं उसमें अगर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये टेक्निक अच्छी है। और इसमें फूलों में भी जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कोई गेंदा है, उस तरह का आप कर सकते हैं, और सब्जी की टेक्निक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक बार इस्टेब्लिश कर लेंगे आप छत के ऊपर तो इसमें आप रिसाइकिल कर सकते हैं पानी को। और मेरा यही मानना है कि ये आम किसान जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा महंगा होता है। और जो लोग अगर जैसे होटलों वाले हैं या कोई अच्छे कोठियों वाले लोग हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी छतों के ऊपर खेती करना चाहते हैं तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक अपना सकते हैं। थैंक यू। हाल ही में भयंकर बारिश ने खूब तबाही मचाई है। कई जगह कूहलें टूट गई हैं। अपनी माटी टीम एक ऐसी जगह पहुंची है जहां बुरी तरह टूटी कूहल को ग्रामीणों ने खुद बहाल कर दिया। कूहलों पर कृषि मंत्री ने भी राहत भरा बयान दिया है। तस्वीरों में नजर आ रहे लोग एक खड्ड में टूटी कूहल में पानी चढ़ाने को जुगत भिड़ा रहे हैं। इस खड्ड का नाम मांझी है और समस्त ग्रामीण हैं मनेड़ गांव के रहने वाले। यह वही खड्ड है जिसने हाल ही में धर्मशाला शहर के पास कई घर और खेत बहाए हैं। इस खड्ड में कई कूहलें टूटी हुई हैं। बरसात में धान व नकदी फसलों को पानी की जरूरत होती है। यही कारण है कि सरकार की तरफ न देखते हुए किसानों ने अपने दम पर कूहल को बहाल करने की ठानी। करीब 200 ग्रामीणों ने अपने भागीरथी प्रयास से कूहल को बहाल भी कर लिया है। अपनी माटी ऐसे सभी किसान भाइयों को सलाम करता है जो अपनी कड़ी मेहनत से खेती करते हैं। मनेड़ गांव के किसानों ने पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम की है। यह तो थी कहानी एक गांव की। हर गांव में मनेड़ जैसी एकता नहीं है या फिर ऐसे संसाधन नहीं है कि ग्रामीण जेसीबी या पोकलेन से कूहलों को ठीक करें और लाखों के डंगे लगाएं। प्रदेश में कई ऐसी कूहलें हैं जिनके टूटने से खेती के सूखने का संकट बन गया है। अपनी माटी के जरिए किसानों ने मांग उठाई है कि टूटी कूहलों को सरकार, विभाग और प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाए। हमने इस मसले पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से बात की है। उन्होंने कहा कि कंवर साहब, हिमाचल के निचले इलाकों में आज से सैकड़ों कूहलें टूट गई हैं, इससे धान की फसल खराब हो गई है। क्या प्रदेश सरकार मुआवजा देगी किसानों को? भारी बरसात के कारण इस बार प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है, वहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों को भी हुआ है। सरकार इसका आकलन करवाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ हम आकलन भी करेंगे और किसानों की जो सिंचाई की जो सेवा सुविधा है हम उसको रिस्टोर करेंगे, उनको सरकार बना करके जो है उनको लोगों को देगी। जिला कांगड़ा और चंबा में और भी कई क्षेत्र में भारी बरसात से खेत भी बहे हैं। क्या किसानों को उससे अच्छा मुआवजा मिलेगा? मैंने कहा ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसको जो है वो कैलेमिटी के अंतर्गत जो है उसको कवर करेगा, लेकिन फिर भी हम ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका आकलन भी करेंगे और साथ में जो है वो खेतों को जो है वो खेती योग्य बनाएंगे। बहरहाल उम्मीद है कि प्रदेश सरकार शीघ्र कूहलों की दशा सुधारेगी। और अब चलते चलते
प्रदेश के मैरीगोल्ड की बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड, कारनेशन से भी हुई अच्छी कमाई। हिमफेड ने 4 जिलों में बनाए 120 खरीद केंद्र, 25,000 मीट्रिक टन सेब खरीदने की तैयारी। पंचायतों की खाली जमीन पर बगीचे बनाएगी हिमाचल सरकार। लोअर हिमाचल में धान और मक्की को बारिश से भारी नुकसान, भूस्खलन ने बिगाड़ा काम। आज के अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे इसी दिन इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।